नमस्कार। हिस्ट्री अब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी आरओ की जो स्पेशल सीरीज चल रही है उस क्रम में आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रीय राज्य, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पंजाब, अवध और मैसूर का इतिहास। तो देखते हैं किस तरह से ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या उनका पैटर्न है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो जो अवध है इसमें स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी सादत खान बुरहानुल मुल्क ने। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1722 में। तो 1722 में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो मोहम्मद शाह था, फर्रुखशियर के बाद जो मुगल सम्राट बनता है, तो मोहम्मद शाह ने ही जो सादत खान था इनको अवध का सूबेदार बनाया था। और ये जो अवध का सूबेदार बना तो इसी ने वहाँ पर अपनी स्वायत्तता घोषित कर दी और एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया था, जो आज का अयोध्या तब का फैजाबाद। तो इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बना करके स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सादत खान। साथ में जो भी व्याख्या है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का शासक कौन था? जिस समय अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 1856 में। 1856 में जब अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था तो कौन शासक था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह या फिर सफदरजंग? तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह। और कुशासन का आरोप लगा करके इनके राज्य का विलय किया गया था और इन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। तो ये सभी जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न का सही जवाब है सी। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति के तहत हुआ था? जो लॉर्ड डलहौजी है, जो कि 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बन करके आता है, तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सारी नीतियां अपनाई थी। उनमें से एक व्यक्तिगत की नीति थी, युद्ध भी था, सहायक संधि ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाई गई थी, और कुशासित राज्य की घोषणा। तो किस नीति के तहत ये हुआ था? तो ये कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और अगर बात की जाए कुशासित राज्य किस प्रकार से घोषणा की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने दो रिपोर्ट तैयार कराई थी। एक सरकारी रिपोर्ट थी जो कि आउटरम के नेतृत्व में तैयार हुई थी, और एक प्राइवेट थी जो कि एक बिशप थे, एक पादरी थे, तो उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। लेकिन जो आउटरम, जो सरकारी रिपोर्ट बनी, उसने इस पे कुशासन का आरोप लगाया कि इस राज्य में कुशासन है, अव्यवस्था है, और इसी आरोप के आधार पर इस राज्य का, यानी कि अवध राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और साथ आपसे भी पूछा जाता है कि किसकी रिपोर्ट? तो आउटरम की रिपोर्ट से अवध को आउट कर दिया गया। ऐसे याद रखिए कि आउटरम की रिपोर्ट्स के द्वारा ही इसका अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कुशासित राज्य की घोषणा करके। और कुशासित राज्य की घोषणा किस सरकारी रिपोर्ट के द्वारा हुई थी? तो आउटरम की रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वही प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब सादत अली खान है, आसफुद्दौला है, जिस कादिर हैं, वाजिद अली शाह है। यानी कि जब अवध का विलय कर लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, तो उस समय जो नवाब था वही अंतिम नवाब है, क्योंकि उसके बाद में फिर तो वो साम्राज्य में विलय हो गया, फिर तो वहाँ के नवाब का स्वतंत्र अस्तित्व रह ही नहीं गया। तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह। और विरजिस कादिर की बात करें तो जो ये थे इन्हीं के पुत्र थे, लेकिन इनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया था, क्योंकि अब जो अवध राज्य है वो क्या हो गया था, वो अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा था। तो वहाँ पे किसको अपॉइंट करना है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये अब अंग्रेजी साम्राज्य की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? एक ऐसा भी परिवार रहा है जिसका जब अवध राज्य की स्थापना जैसा कि 1722 में हुई, तो उसके बाद से बहुत समय तक जो दीवान का पद था वो एक विशेष परिवार के ही पास पुश्तैनी रूप से रहे, कि उनके बाद एक के बाद उसका बेटा इस तरह से चलता रहा। तो वो किसके पास रहा? वो मोहिउद्दीन राय एक राजपूत, नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण, नवल राय एक कायस्थ, आत्माराम एक पंजाबी खत्री। तो किस परिवार के पास रहा? तो ये रहा नीलकंठ नागर के पास। नीलकंठ नागर की अगर बात करें तो जो ये सादत अली खान था, तो सादत खान के समय ये आगरा का गवर्नर बना। 1720 से 22 तक ये आगरा का गवर्नर रहता है। और जब आगरा का गवर्नर होता है तो ये अपना जो नायब होता है नीलकंठ नागर,
उसी के माध्यम से ही आगरा का शासन प्रशासन चलाता है। और नीलकंठ नागर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर जो उनके वंशज रहते हैं वो आगे अवध के दीवान बने रहते हैं। तो नीलकंठ नागर जो था, इन्हीं का परिवार अवध राज्य में दीवान पद पर रहा। नेक्स्ट देखते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई? 1765 जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1765 में संधि हुई थी, जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। इसमें 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है संधि किनके मध्य हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव है, शाह आलम है, बलवंत राय। देखिए बलवंत राय नहीं है तो यहाँ पे ये गलत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव है, मीर जाफर नहीं थे, क्योंकि मीर जाफर इस संधि में शामिल नहीं थे। संधि हुई थी जब अगस्त में, उससे पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला। तो मीर कासिम युद्ध में पराजित हुआ था, इनके साथ में संधि का कोई मतलब नहीं था। शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। हाँ, तो ये जो संधि हुई थी ये शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। शाह आलम जो कि मुगल सम्राट था, रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर था, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। इन तीनों के मध्य ये संधि होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। नेक्स्ट देखते हैं। रणजीत सिंह किस मिस्ल के थे? तो मिस्ल सिखों में थी, तो उनमें से किस मिस्ल से संबंधित थे रणजीत सिंह? सुकेर चकिया है, अहलुवालिया है, कन्हैया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीनों जो हैं ये सिखों की मिस्ल थी, और इनमें से रणजीत सिंह जिस मिस्ल से संबंधित थे वो थे सुकेर चकिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सुकेर चकिया। नेक्स्ट देखते हैं। शाह सूजा एवं रणजीत सिंह के मध्य अंग्रेजों की त्रिपक्षीय संधि किस वर्ष हुई? तो ये जो संधि किन किन लोगों के बीच में हो रही है? शाह सूजा है, एक मिनट, ये शाह सूजा है, रणजीत सिंह है और अंग्रेज। इन तीनों के मध्य जो संधि हो रही है किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1838 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1838 में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी। जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, 1809 में, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये संधि किसके साथ रणजीत सिंह ने की थी। चार्ल्स मेटकाफ है, लॉर्ड ऑकलैंड है, विलियम बेले हैं, लॉर्ड मिंटो है। तो किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी चार्ल्स मेटकाफ के साथ। और साथ में आपको वर्ष भी याद रखना है कि कब हुई थी ये वाली संधि। तो अमृतसर की संधि बहुत फेमस है, पूछी जाती है। तो 1809 में ये संधि हुई थी रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के साथ में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, चार्ल्स मेटकाफ के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था? अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है महादारी पद्धति। तो पहले ये समझना होगा कि महादारी पद्धति क्या है। कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। मंथली सिस्टम है कि जो मासिक वेतन देना था, तो ये मासिक, महादारी मतलब मासिक या मंथली। तो किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था रणजीत सिंह ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और होता क्या है इस तरह के प्रश्नों में, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है जब हम लोग शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते। तो महादारी कुछ और नहीं है, ये मंथली बेसिस पे वेतन देने का उसने पद्धति शुरू की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, रणजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। किसके शासनकाल में फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? एक नाम है अजीजुद्दीन, ये किसके शासनकाल में विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो ये रणजीत सिंह के शासनकाल में विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है, रणजीत सिंह के शासनकाल में विदेश मंत्री कौन था, विदेश मंत्रालय के प्रभारी कौन थे, इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको उत्तर देना है अजीजुद्दीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रणजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो कोहिनूर हीरा है उसकी बात हो रही है, किससे प्राप्त किया था ये? तो ये प्राप्त किया था शाह सूजा से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, शाह सूजा से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। 1822 में रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास, जो फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी थी उसको नाम क्या दिया गया था? फौज खास का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर जो नाम दिए जा रहे हैं ये फ्रेंच हैं, जिनके नाम है। तो अब आपको बताना है कि ये किसने इनका गठन किया था। वेंचुरा और कोर्ट हैं, वेंचुरा तो थे लेकिन कोर्ट नहीं थे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अलार्ड और गार्डनर हैं, गार्डनर थे लेकिन अलार्ड नहीं थे। वेंचुरा और गार्डनर ही थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वेंचुरा और गार्डनर ने ही
फौज खास यानी कि जो फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी थी उसका गठन किया था। जो रणजीत सिंह थे, इनकी जो सेना थी तो ये दो भागों में विभाजित थी, एक थी फौज खास और एक थी फौज बेकवायद। तो जो फौज खास है यही फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के काल में सिख धर्म स्वीकार किया था? दो ब्राह्मण भाई जिन्होंने रणजीत सिंह के काल में सिख धर्म स्वीकार किया था वो थे अंतर सिंह और लहना सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपका जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जीआईसी में पूछा जा चुका है और हायर एजुकेशन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अंतर सिंह और लहना सिंह। आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे आगे के प्रश्न देखेंगे। अभी पंजाब से संबंधित और साथ ही साथ फिर अगले सेशन में हम लोग मैसूर राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सेशन पे जुड़े रहिए और जो भी प्रीवियस वीडियोस पढ़े हैं उनको देखते हुए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।